आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे संगठन के प्रदेश प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनिरुद्ध सिंह जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तीखा और पैना करने में अनवरत लगे रहने वाले संजय चंद्रशेखर जी, किसान मोर्चा से लेकर देश के किसानों की भरपूरी के लिए केंद्र में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले कैलाश चौधरी जी, भाई भजनलाल जी, भाई मुकेश जी, भाई मदन जी, भाई सुशील जी, और इस क्षेत्र का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाली बहन रंजिता, मंच पर विराजे इस मोर्चे जिसको हम हरावा दस्ता करते हैं उसकी अगुवाई करने वाले सभी प्रदेश अध्यक्ष जी, इस सभागृह में उपस्थित एक मिशन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, अलग अलग दायित्वों के साथ पार्टी में काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, ये पहली प्रदेश के मोर्चा की संयुक्त बैठक है। महाराजा सूरजमल की इस धाराओं में भी बहुत सी बातें आ गई और इससे पहले हमने माननीय गजेंद्र सिंह जी का राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र सरकार का विकास और विश्वास, इसका उजला पक्ष भी हमने देखा। निसंदेह जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस भरतपुर के हर रास्ते पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं और उस होर्डिंग्स में लिखा है 3 साल की उपलब्धि, सुशासन, विकास और समृद्धि। ये तीनों शब्दों के साथ सरकार बेमिसाल है। ये राजस्थान की हुकूमत ने अपने आधे से ज्यादा सफर को पूरा करने के बाद ये बात विज्ञापनों के माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से कह रही। हाँ, निश्चित तौर पर बेमिसाल तो है और इस बेमिसाली को भरतपुर के लोगों ने बड़े अच्छी तरह देखा। एक समय था जब भरतपुर के महाराजा के पीछे पुलिस थी, आज भरतपुर के महाराजा के पुनः आगे पुलिस चलने लग गई। आपको उस समय याद होगा जब ऑडियो वीडियो कैसेट के आधार पर इसी सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने एक एफआईआर दर्ज करके और विश्वेंद्र सिंह जी के पीछे पुलिस लगा दी। ये विडंबना बेमिसाल की बात है, आज उनके आगे पुलिस चल रही है। ये बेमिसाल निश्चित तौर पर बात है। मैंने पहली बार देखा भरतपुर के अंदर एक मंत्री महोदय के रिश्तेदार रंगे हाथ डॉक्टर गुप्ता रिश्वत लेते पकड़े जाते, एसीबी ट्रैप करती है और उसके बाद उन्हें बाइज्जत घर छोड़ दिया जाता है। और जब प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सब लोग आवाज उठाते हैं तो दूसरे दिन उन्हें पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है, किया जाता है। ये बेमिसाल नहीं तो क्या है? निश्चित तौर पर बेमिसाल ही तो है जब न्याय करने वाला एक अधिकारी इसी भरतपुर के अंदर पोक्सो के मुकदमे में एक एडी के गिरफ्तार होता है। ये बेमिसाल सरकार नहीं तो क्या है? और जब भरतपुर के अंदर पीएम केयर्स के वेंटिलेटर एक मंत्री महोदय के निजी रिश्तेदार के चिकित्सालय में 45,000 रुपए के किराए पर दे दिए जाते हैं और उससे पहले राज्य के चिकित्सा मंत्री ऐलान करते हैं पीएम केयर से जो 1500 वेंटिलेटर आए हैं वो खराब है और दूसरे दिन एक निजी चिकित्सालय को दे दिया जाता है। और फिर जब हम लोग बात उठाते हैं तो फिर लौट कर वापिस उन्हें सरकारी चिकित्सालय में लेकर आते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र में
आप हमारे हरावत दस्ते हो, आप हमारी आवाज हो, आप हमारी पहचान हो। जब हमारी आवाज, हमारी पहचान तीखे मन से सरकार की दुर्दशा और हमारे अध्यक्ष जो कहा करते हैं लूट और झूठ की सरकार, ऐसी सरकार जिसकी बुनियाद अंतर्कलह से प्रारंभ हुई। मैं कई वर्षों से राजस्थान की विधानसभा में सरकारों को बनता और बिगड़ता देखता हूं, पर यह पहली बार देखा मुख्यमंत्री बनो उसका खेल चला और लोग पटरियों पर जाकर बैठ गए। ये पहले कभी नहीं हुआ और वही अंदर विरोध आज तक बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे 10 साल तक कुछ होने वाला नहीं, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरा तो लंबा समय है। आज उनकी चुनौतियां आज भी बरकरार है। उसी अंतर्विरोध के कारण राजस्थान का जो बंटा उधार हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पर हम सबने देखा, अपने विजय संकल्प में भी जिसका उल्लेख किया, दुष्कर्म में, महिला दुष्कर्म में दूसरी बार राजस्थान पहले पायदान पर जा पहुंचा। मैं अभी एक पुलिस प्रतिवेदन आता है, सभी लोगों को ध्यान है, अरुण सिंह जी को ध्यान होगा कि पुलिस एक्ट जो पारित हुआ उसके बाद हर सूबे की सरकार को हर महीने अपना मासिक प्रतिवेदन जारी करना पड़ता है। मैं 30 नवंबर तक के आंकड़े देख रहा हूं। 30 नवंबर तक इस 11 महीने में राजस्थान में 5,877 महिलाओं की, अबलाओं की इज्जत लूटी गई, घटना हो गई। पर सरकार का खुद का दस्तावेज कह रहा है 1432 ऐसे मामले हैं, 1432, जिसमें दुष्कर्मी आरोपी घूम रहा है, सरेआम महीनों से घूम रहा है। पुलिस कह रही कभी हम अन्वेषण कर रहे हैं। आज अगर मैं इसको देखूं, सुबह से शाम होती है राजस्थान की इस वीर पुसुदा भूमि में हमारी 15 बहनों की इज्जत लूटी जाती है। ये राजस्थान दिया है उस सरकार ने, जिस सरकार ने जन घोषणा पत्र में सुशासन देने का वादा किया था। और जिस प्रकार मैंने पहले कहा 3 साल की उपलब्धियां जाकर आप देख लें, पहला लिखा है सुशासन, उनका सुशासन का नतीजे देखो। आज हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई है, आज बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने इस संकल्प प्रस्ताव के अंदर अपनी बात कहते हुए कहा कि अब वो समय चला गया, अब वो आरक्षण के नाम पर और दूसरे मामलों में गुमराह करने का समय भी चला गया। अब इनके जो आंकड़े ये कह रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, पूरे मुल्क में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के अंदर तीसरी पायदान पर है, अनुसूचित जनजाति के पर अत्याचार में दूसरी पायदान पर है। और इस नवंबर तक 7,028 मामले अध्यक्ष दर्ज हुए हैं और उसमें 2021 मामले पेंडिंग है। सवाल इस बात का नहीं कि अपराध हुआ, सवाल इस बात का कि अपराधियों को बचाने का ये कर्म, ये कुकर्म कौन कर रहा है। मैं उस पूरी फिरस्त को नहीं पढ़ना चाहता, समय की पाबंदी है। पर इसी प्रकार एसटी के अंदर 1993 में 660 इनमें चलान हुआ, बाकी सारे पेंडिंग है। हत्या से ज्यादा जघन्य अपराध क्या होगा? हत्या के अंदर 1660 हत्याएं हुई है और 583 हत्याएं आज बेखौफ है, सुबह से शाम होती है। इस राजस्थान की धरती पर 7 माहों की कोख गुजरती है, बहनों का सुहाग गुजरता है। इस प्रकार की हालत है। और तो मैं क्या कहूं, हमारी बहन रंजीता बैठी, एक हमारी आवाज, इस भरतपुर की आवाज, एक दलित सांसद अपनी बात को बेखौफ कहती है। एक बार नहीं 2 बार हमला होता है और उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम लंबी लड़ाई करेंगे, तब एक छोटा सा सुरक्षा चक्र दिया जाता है। ये वानगी है इस सरकार। अभी हमारे कृषि मंत्री ने मुझे अभी बाड़मेर में बुलाया, वहां जाने का मौका मिला।
कृषि मंत्री जी के इलाके में अमर गोदारा आरटीआई एक्टिविस्ट, अध्यक्ष जी मैं मिलकर आया। उस व्यक्ति ने कहानी की कि मेरे को 8 लोगों ने मेरा किडनैप किया, 1 साल से सरकार के विरुद्ध में गिड़ा पंचायत समिति में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरुद्ध में मैं सूचनाएं मांग रहा था, लिख के दे रहा था। प्रशासन गांव के संग मेरे गांव में आया, मैंने वो सारी सूचनाओं के आधार पर कहा ये सूचनाएं आपने दी है लिखित में, ये काम आप बता रहे हो, आज प्रशासन यहाँ बैठा है, जरा आंख खोल कर देख लो काम हो रहे हैं क्या। मैंने उन्हें कहा कि ये शराब की अवैध तस्करी और शराब की अवैध दुकानें दूर जाने की जरूरत नहीं, गांव जाकर देखो। वो नौजवान मुझे कह रहा था, उसके दोनों पैरों पर प्लास्टर बंधे थे, 8 आदमियों ने मुझे उठाया, अगवा किया, मेरे हाथों पर पैरों पर ईसा मसीह को जिस तरह क्रॉस पर टांगा गया था उस तरह कीलें ठोकी गई। और उसके बाद अब गिरफ्तार ये 4 लोगों का उन्होंने भाड़े के टट्टुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कन्वेनेंस में पुलिस को पहले मालूम था मेरे पर वो हमला करेंगे और गिड़ा प्रधान की गाड़ी में उसका अपहरण हुआ। ये हालात एक नहीं। इसी तरह वहां का एक जगदीश एक्टिविस्ट था उसी जिले में, आरटीआई एक्टिविस्ट, कस्टोडियन डेथ, उसको गिरफ्तार करती है सिंह जी, पुलिस पीट कर मारती है। और जब हंगामा खड़ा करता है कैलाश चौधरी तो उसके बाद वहां के सीआई को सरोज चौधरी को निलंबित करते हैं, पर 302 का मुकदमा नहीं होता है, कुछ नहीं। आज वो उसकी आत्मा पुकार को न्याय के लिए पुकार रही, इस प्रकार की हालत है। और वो कमलेश प्रजापति, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नेतृत्व को, सीबीआई जांच कर रही है, उसकी परतें खुलेगी जब मालूम पड़ेगा। वो वीडियो जब सामने देखा, मैंने भी देखा, सरेआम जा रहा है और अचानक धाई 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 गोलियां चलती है, एक नौजवान को ढेर कर दिया जाता है, उसको उठाकर गाड़ी में लाया जाता है। ये सुशासन देने की बात करते हैं। और अभी आज आपने समाचार पत्रों में आज ही पढ़ा होगा, वो कैलाश गौरा जी, उनकी 481% उनकी संपत्ति बढ़ गई। मैंने नहीं, अखबारों में आज लिखा, जिन्होंने अस्वत मांगी थी, इज्जत के बदले अस्वत मांगे, न्याय के बदले अस्वत मांगे, हीरालाल सैनी, क्या बात करूं मैं। फिर आपके खुद के आईजी, यहाँ के आईजी के साला साहब अशोक जी, भरतपुर के लोग भूल गए कि हर थाने से पैसा लेता था, गिरफ्तार हुआ, पैसा किसके लिए लेता था वो, आज वो 1% यूं का यूं खड़ा है। अभी 2 साल के मनीष अग्रवाल की बात करूं, किसकी बात करूं, लंबा समय लगेगा, परंतु बड़ा अफसोस है। और एक अफसोस और है, हमने उड़ता पंजाब की बात सुनी थी, पंजाब में नस्ली मादक पदार्थों की तस्करी की बात हुई थी, अब उड़ता राजस्थान की देख ले। आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर हीरोइन के इन मादक पदार्थों की, चिट्टा की तस्करी का ट्रांजिट रूट बन गया। ये पुलिस के आंकड़े ये कह रहे हैं। और आज इन्होंने कहा हमने बड़ा सुशासन दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने बेरोजगारी की बात कही, बेरोजगारी भत्ते की बात कही, हम सब लोगों ने बहुत बातें की। उन्होंने कहा, उनको कहा कि आपने सभी बेरोजगारों जो 10+2 है, 2 साल तक बेरोजगार, उसको भत्ता देने की बात कही थी। आज राजस्थान के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 14,81,000 लोग दर्ज है और भत्ता दे रहे हैं सिर्फ 88,000 को। और अब इन्होंने क्या फरमान जारी किया है, 17 जनवरी से भत्ता देंगे 3500 रुपए, और 4 घंटे सरकारी दफ्तर में आके तेरे को काम करना पड़ेगा। 4 घंटे आपको अप्रेंटिस में कहीं जाकर काम करना पड़ेगा। और इन बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने की, वो राकेश कुमार जी की बात सुनी थी ना आपने, जो स्किल इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन्होंने भी कैसे चांदी कूटी। और आज यक्ष प्रश्न यह है कि उस समय जिन लोगों के लिए, लोगों को रोजगार में प्रशिक्षण देने के नाम पर एक आदमी गिरफ्तार होता है, तो असली किरदार छुपे रहते हैं, आदमी छुपे रहते हैं। आज से पहले परीक्षाओं की बात थी, पटवारी की परीक्षा देखी हमने, एसआई की देखी, और रीट की तो बात क्या, रीट की तो नीति निराली होगी राजस्थान के अंदर। ये 16 गिरफ्तारी पूछते हैं, आपने गिरफ्तार कैसे किया? आपने 16 में 2 को गजेटेड अफसर उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की, और चार्जशीट में आपने कहा कि इन्होंने पेपर लीक किया है, और फिर पेपर लीक है तो परीक्षा रद्द क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी
आज अलग अलग कोचिंग सेंटरों में क्या खेल हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं। और भाई अब तो ग्राम विकास अधिकारी में तो सारी बातें सामने आ गई। पहले जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया और बत्तीलाल मीणा के बारे में रीट की परीक्षा के अंदर जो किरदार था उसकी बात की, हमने कहा कांग्रेस का पदाधिकारी है। अब तो खुद कांग्रेस ने मान लिया ये गोदारा जी ये NSY के प्रदेश महासचिव है, आज सीटों के पीछे। जितनी असमत लूटी गई है, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं परीक्षाओं की, इनकी पवित्रता नष्ट की गई है। RPS की जैसी संस्था, उस संस्था में मंत्री के कुनबे को RS बनाने के लिए साक्षात्कार में इतने नंबर दे दिए जाते हैं जिनकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। मैं समझता हूं आज बेरोजगारी के कारण से आत्महत्या, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोशिश करता हूं जब कभी भी बात कहूं जिम्मेवारी से कहूं कि सरकार के खुद के आंकड़े कह रहे हैं, NCRB की रिपोर्ट कह रही है बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने में हम पहले पायदान पर पहुंच गए। यह हालात है हमारे। आप सुशासन और रोजगार की बात कर रहे हैं, आज बेरोजगारी की दर, हमारा बेरोजगारी की दर के अंदर भी 20.4%, हम दूसरे नंबर पर हैं। आज हालात इस प्रकार की है कि बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये भी नहीं आती, एक बहुत बड़ी संस्था है, उसकी एक साख भी है। उसकी रिपोर्ट आज भी कहते हैं 64% लोगों ने माना कि मेरा काम पड़ा था सरकारी महकमे में और मुझे रिश्वत देनी पड़ी। और वो मंजर मैं सुनता हूं, किस मुंह से मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस पर कहा, बताओ किसी कोई शिक्षक ऐसा है जो बताएगा कि स्थानांतरण में आपका पैसा लगा। मैंने खड़े होकर देखा लोगों को, आप भी खड़े होंगे तो पैर नीचे धरती पर पैर रख के खड़े होंगे, सब उछक के जितने गुरुजन थे सब कुर्सियों पर खड़े हो गए और खड़े होकर कहा हाँ हमने दिए। और उसके बाद भी वो प्रदेश के संगठन की अगुवाई कर रहे हैं। वो डोटासरा जी हिंदुत्ववादी और उनकी व्याख्या करते हैं। मैं समझता हूं इस बात की व्याख्या कर लेते कि आपने अपने कुनबे को और कुनबे के साथ साथ जिस प्रकार का धन लूटने का काम किया, किसी से छुपा हुआ नहीं। स्थानांतरण उद्योग कभी रुका ही नहीं। मैंने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा 0 डिस्क्रिप्शन, 0 करप्शन, 0 हरेसमेंट। अभी इन्होंने महंगाई के विरुद्ध में रैली निकाली। हम सब लोगों को जब कहते हैं कि भाई रसोई के दाम बढ़ रहे हैं, स्वीकार करते हैं रसोई के दाम बढ़ रहे हैं, पर यह जन घोषणा पत्र जिसको सरकारी दस्तावेज का रूप आपने दिया, आपने क्यों लिखा इसमें कम घरेलू रसोई के दाम को नियंत्रण करने के लिए कारगर योजना बनाएंगे? कहां है मुख्यमंत्री जी तुम्हारी कारगर योजना? तुमने कैसे लिखा इसमें कि महंगाई को रोकने के लिए हम प्रभावी कार्यक्रम बनाएंगे? आप 3 साल बाद यक्स% ने कहा है वो। और हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा वेट वसूल आप करो। और जब मोदी जी ने 10 रुपया डीजल पर और 5 रुपया पेट्रोल पर कम किया, उसका दाम कम किए, तो मजबूरी से थोड़ा सा नीचे हटो और हम पर आरोप लगाओ। अरे आरोप लगाने से पहले अपनी योजना तो बताओ। जन घोषणा पत्र में किसी काका जैसे पूछ के लिखी तुमने? और आज सबसे महंगी बिजली, ये बिजली में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 2 है। कुल मिलाकर कभी देखना इसको, ये फिक्स चार्ज, ये सरचार्ज, ये फ्यूल चार्ज 8 रुपए 31 पैसे पड़ती है आपको बिजली। और अभी तो अभी झटका और लगेगा। अभी दिसंबर में 31 दिसंबर के बाद में जो नया बिल आएगा 35 पैसे फिर बड़ी मिलेगी। और आजकल खेल और चल रहा है, अखबारों में आपको पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ में हमारी वो परसा कांटा सरगुजा के अंदर जो हमारी माइंस है, उसके पास की माइंस में केंद्र ने अनुमति देगी, पर छत्तीसगढ़ ने अनुमति नहीं दे रही। ये ऐसा ही नहीं है, ये खेल दूसरा है। ये खेल इस बात का है कि इनको बिजली खरीदनी है निजी विद्युत उत्पादन कर्ताओं से। ये मैं बड़ी जुम्मेदारी से कहता हूं, मैं मोर्चे के लोगों को कहता हूं, इस बात को कहो कि जो हमारे थर्मल पावर को बंद करो। पहले तो इन्होंने जब विद्युत आपूर्ति, कोयला आपूर्ति कंपनियों का पैसा नहीं चुकाया 971 करोड़ रुपए, तब बंद हुए। और अब कह रहे हैं हमें हमारा वहां से माइंस में अनुमति नहीं मिल रही छत्तीसगढ़ से, फिर बंद कर रहे हैं। फिर 16 रुपए और 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदेंगे। और एक तो नहीं 13,000 करोड़ की इन्होंने पहले खरीद डाली, अब फिर खरीदेंगे। और टेबल के नीचे से जो भ्रष्टाचार का तांडव होगा
वो राजस्थान को उपभोक्ता पर बढ़ेगा। इस बात को हमें निश्चित तौर पर अपने को करना चाहिए। अभी डॉक्टर सुमन जी ने महात्मा गांधी विद्यालयों की बात चलाई। अध्यक्ष जी बड़ा लिख रखा है इन्होंने। हमने 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, हर शहर में लगा रखा है। पूर्व संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल को तब्दील कर दिया। एक मास्टर नहीं लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक काम नहीं किया और नाम ले रहे कि हमने महात्मा गांधी के नाम से हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए। अभी यूजीसी की जो सर्वे रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा कि राजस्थान में 33 जिले हैं, शिक्षा की दृष्टि से 30 जिले पिछड़े हुए। राजस्थान की हालात इन्होंने ऐसी कर रखी है। और एक और कर रखा है इन्होंने, बेहतर कोरोना प्रबंधन। आप देखना है विज्ञापन में, बेहतर कोरोना प्रबंधन। अब मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोर्ट है क्या कोई? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने क्या कहा कि कोरोना में मौत का मुआवजे का पैकेज देने में राजस्थान सबसे निकट, सबसे नीचा। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने नहीं कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई राजस्थान के अंदर जो मौतें हुई, कुल मौतें 4,20,000 हुई। पिछली बार जो सामान्य जब समय था उसमें से 16,692 ज्यादा रही। इसका कारण क्या है? आप मुआवजा देने के लिए 528 को मुआवजा दे रहे हो। अपने सबको, युवा मोर्चा को सबको अभियान चलाना चाहिए। कोरोना के अंदर जो मृत्यु हुई है, भर्ती होते हुए भी कोरोना पॉजिटिव के पास जिसका पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र को इकट्ठा करो। वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे और उसके आधार पर हर जगह पर अपने पास एक सूची है। विधानसभा में हम लड़ेंगे, फिर सड़क पर लड़ेंगे, नहीं कोर्ट के अंदर जाके इसको काम कर सकते हैं। क्या नहीं किया इन्होंने कोरोना में? पीपी किट में घोटाला मैंने किया। इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या तांडव नहीं बचा, हम सब ने देखा। एक कॉकटेल इंजेक्शन फ्री डाला, 1 लाख का एक इंजेक्शन, एक का उपयोग नहीं किया सोचिए, एक का। आरटीपीसीआर रैपिड टेस्ट किस की बात करूं मैं? और मैं अभी बात चली थी, सुबह ही बात चली किसान के कर्जे की, मैं उस पर लंबी बहस नहीं करना चाहता। इन्होंने विज्ञापन दिया कि हमने 15,000 करोड़ रुपया माफ किया है 21 लाख किसानों, और 6,000 को पिछली बार बीजेपी का था, उनका भी हमने किया है। अभी आपने समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री जी का परसों राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक का हमें वक्तव्य पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि हम इनका जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जिन्होंने कर्जा लिया, जो बात कह रहे थे अभी हमारे पूर्व विधायक जी, कर्जा लिया, वो कह रहे हैं कि उस कर्जे को एक मुश्त उसको माफ करने के लिए बैंकर्स हमारी सहायता करे, राष्ट्रीयकृत बैंक हमारी सहायता करे। आपको किसने कहा था वादा करो संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, पूरा कर्जा माफ कर देंगे? किसने कहा था आप कल्ला कमेटी बनाओ? किसने कहा कल्ला कमेटी के आधार पर तुम रिपोर्ट लो? आज एक दो नहीं, ये 18 लाख किसान है, 18 लाख किसान। निश्चित तौर पर इस पर अपने को सूची बनानी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक, नोटिफाइड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक जो आज तक एक पैसा माफ नहीं किया, उसकी बात करनी चाहिए। और लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, अब आर्थिक अराजकता की तरफ राजस्थान पूरा बढ़ गया। राजस्थान में आप और मेरे सहित सब पर 66,000 का कर्जा है, 4,34,000 का कर्जा है। और अभी अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे सब प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित तौर पर इस बार थोक में वोट दिए सभी पर उसमें उर्दू टीचर की वो लेवल 1 की भर्ती मैंने नहीं करी। 2021-22 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने वोट ऑन अकाउंट जब ले रहे थे, विधेयक पारित हो तब कहीं क्या है? आपने मदरसा टीचर्स का क्या हो रहा है? आप और छोटा अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं बनाया? आपको बनाना है। आपने मदरसा बोर्ड क्यों नहीं बनाया? उर्दू अकादमी क्यों नहीं बनाई? मेवाड़ विकास बोर्ड क्यों नहीं बनाया? अल्पसंख्यक निगम क्यों नहीं बनाया? और प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम है, उनके साथ किस प्रकार की बेईमानी आप कर रहे हो? ये तो आपका बड़ा वोट बैंक है। इसलिए कुल मिला के इस सरकार के खिलाफ घंटों बोला जा सकता है, और मेरा निवेदन है कि हर मोर्चा लक्ष्य को निर्धारित करे। युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसान मोर्चा
मैं एक और बात कहकर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आज ही देख रहा था, इन्होंने एक पद और कर रखा था, कम मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पर राजस्थान में किसानों के खरीद के पुख्ता व्यवस्था करेंगे, यानी एमपी के तर्ज पर मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस अगर ज्यादा होगी तो सरकार मदद करेगी। एक पैसा नहीं, एक पैसा मदद नहीं। 21,226 करोड़ रुपए का नुकसान किसान को एक वर्ष में हुआ है। हम यहां सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादक करते हैं, क्या हालत कराई बाजरे की। कितना किसान मोर्चा ने सबने ज्ञापन दिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जो बात करते हैं वो बात पूरी हुई नहीं, इसलिए हमारा द्वारा उठाए गए मुद्दे का कोई अर्थ नहीं। 1993-98 में हम 33 विधायक थे। भैरव सिंह जी शेखावत हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। बाजरे पर लेवी लगाई, उन्होंने कहा कि इस पर आंदोलन करेंगे। आंदोलन कटवाल सर्किल से प्रारंभ करके और प्रदेश स्तर पर किए। जब ये हमारा खत्म हो गया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हुक्म, आंदोलन पूरा हो गया, सरकार के कानों में तो जू ही नहीं लगी। उन दिनों में सर्दी थी तो मेरे को कहने लगे कि चूरू का रहने वाला है, भरूट जानता क्या होता है? मेरे को भरूट तो कांटा होता है। क्या तेरी मखमली रजाई के अंदर 3 भरूट आज लगा दे, तेरे को सारी रात नींद आ जाए तो मुझे बता दे। हमें तो सरकार के भरूट लगाना है। सरकार को ये कहना है सरकार तेरे कर्म की तरफ ऐसे है, कोई चिंता की बात नहीं, उसका परिणाम क्या निकलता है ये भाई, ये जनता है, ये सब जानता है, ये सब पहचानती है और मौका आने पर जनता ही जवाब देती है। इसलिए आप सब लोगों की ये संयुक्त पहली मोर्चे की बैठक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो एक निवेदन करूंगा, कई बार अपने को अन्याय से मौके मिलते हैं, लड़ाई लड़ा पर तीखी लड़ाई लड़ो। जब तक आपकी पीठ पर पुलिस की 4 लाठियां नहीं पड़े, लड़ाई का मजा ही क्या है? आपके दौड़ते रथ को और तेजी से दौड़ाओ और अपने अपने मोर्चे के अंदर जब भी मौका आए, ये सर्वमंगल काम बंद लड़ेंगे तो जोरदार दमदार तरीके से लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई दुनिया देखे ऐसी लड़ाई लड़े, और ऐसी लड़ाई आप लड़ोगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मेरी बात पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।